नमस्कार साथियों, कंटाप न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। जयंत चौधरी ने बीजेपी के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। मेरठ में एक सीट पड़ती है, सरधना की सीट। उस पर बीजेपी के दो धुरंधर आपस में ही लड़ने और मरने के लिए तैयार बैठे हैं। संजीव बालियान और संगीत सोम, ये दोनों नेताओं के नाम है। इन दोनों नेताओं को लग रहा है कि हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं। वो कहावत आपने सुनी ही होगी कि दो लोगों के झगड़े में फायदा तीसरा उठाकर ले जाता है, और ऐसा ही अब कुछ होने जा रहा है। इन दोनों के इस झगड़े में दोनों को तो नुकसान हो ही रहा है, बीजेपी भी नुकसान में चली गई है। बीजेपी कैसे नुकसान में जा रही है? बीजेपी की एक सहयोगी पार्टी है आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल। आरएलडी को जब लगा कि बालियान और संगीत सोम की लड़ाई पीक पर पहुंच गई है, तो हम क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लें। और अब खबर है कि इस सीट पर आरएलडी ने अपना दावा ठोक दिया है, यानी सरधना की सीट आरएलडी के खाते में जा सकती है। आने वाले विधानसभा चुनाव में यहां से आरएलडी का उम्मीदवार लड़ सकता है। एनडीए के सहयोगी जयंत चौधरी फ्रंट फुट पर खेलने के मूड में है। इसकी वजह भी है क्योंकि यहां जाट वोटर भी अच्छी खासी संख्या में है, त्यागी वोटर भी अच्छी खासी संख्या में है, और मुस्लिम वोटर भी अच्छी खासी संख्या में है, जो जयंत चौधरी के नाम पर एनडीए के साथ जा सकते हैं। इसलिए बीजेपी को इसमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं दिखता है। खबर पक्की है कि आरएलडी ने मेरठ की हॉट सीट सरधना पर अपना दावा ठोक दिया है। ये बिल्कुल उस जख्म पर नमक छिड़कने जैसा है जो बीजेपी के दो दिग्गजों की लड़ाई से पहले ही हरा हो चुका है। जयंत चौधरी की नजरें सरधना के साथ साथ मेरठ की और 3 सीटों पर जमी है। इनमें सरधना के अलावा सिवाल खास, किठौर, ये भी सीटें शामिल हैं। आरएलडी को पता है कि अगर वो सरधना से चुनाव लड़ती है तो वो जाट और ठाकुर दोनों वोटर्स को एक साथ साध सकते हैं। ये संगीत सोम और संजीव बालियान का सिरफुटव्वल रुक क्यों नहीं रहा है, ये बड़ा सवाल है, जिसकी वजह से बीजेपी के हाथ से उसकी एक सीट निकलने वाली है। दोनों का बस चले तो अभी ही फरियालें इस मूड में दोनों पहुंच गए हैं। कहानी की शुरुआत साल 2022 के विधानसभा चुनाव से होती है। संगीत सोम सरधना सीट से चुनाव हार गए और हारते ही उन्होंने सारा ठीकरा संजीव बालियान पर फोड़ दिया। संगीत सोम का सीधा आरोप था कि बालियान ने जाटों के वोट उन्हें नहीं मिलने दिए, यानी वो जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। ये अदावत वहीं खत्म नहीं हुई। फिर उसके ठीक 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव आया। 2024 के लोकसभा चुनाव में संजीव बालियान मुजफ्फरनगर सीट से चुनाव हार गए। हिसाब बराबर हो गया, पहले संगीत सोम हारे, फिर बालियान हार गए। जब बारी बालियान की थी तो उन्होंने खुलेआम कहा कि संगीत सोम ने जितने ठाकुर समाज के लोग थे या वोटर्स थे, उन्हें उनके बीच जाकर उनके खिलाफ भड़का दिया और भीतरघात किया बीजेपी के साथ। बालियान ने तो यहां तक कह दिया कि संगीत सोम ने खुलकर समाजवादी पार्टी का साथ दिया है। मतलब ये बहुत गंभीर आरोप था। संगीत सोम फायर ब्रांड नेता बीजेपी के, वो समाजवादी पार्टी का साथ दे रहे हैं, ये आरोप लगाया संजीव बालियान ने। देखते ही देखते लड़ाई संगीत सोम वर्सेस संजीव बालियान से निकलकर जाट वर्सेस ठाकुर की हो गई। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे की पैंट उतारनी शुरू कर दी। संगीत सोम ने संजीव बालियान पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए। संगीत सोम ने दावा किया कि संजीव बालियान ने ऑस्ट्रेलिया में जमीनें खरीदी हैं और करोड़ों का घोटाला किया है। बात इतनी बढ़ गई कि बालियान के करीबियों ने संगीत सोम को 10 करोड़ रुपए के मानहानि का नोटिस भेज दिया। वजह भी थी क्योंकि संजीव बालियान फिर कैबिनेट में शामिल हो गए थे, मोदी सरकार के कैबिनेट में शामिल हो गए थे, और उसके बाद 2024 का चुनाव लड़ने उतरे। संगीत सोम ने आरोप लगाया कि बालियान ने अपने एक दोस्त के जरिए ऑस्ट्रेलिया में खरीदी जमीन, उनके माता पिता ने 2 बार ऑस्ट्रेलिया जाकर जमीन देखी और उसे खरीद लिया। फिर शुक्रताल में बालियान ने 800 बीघा जमीन खरीदी। बालियान ने तो देश के गृह मंत्री अमित शाह को बाकायदा खत लिखकर इस पूरे मामले की सीबीआई जांच तक की मांग कर डाली। एक ही पार्टी के 2 बड़े नेता एक दूसरे का राजनीतिक करियर खत्म करने पर उतारू हो गए। अब आलम यह था कि बारी तो संजीव बालियान की आ गई, तो संजीव बालियान के लोगों ने संगीत सोम पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि वो उस व्यक्ति के साथ गठबंधन में है या फिर उनकी मित्र मंडली कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़ी हुई है जो बीफ का कारोबार करते हैं। संगीत सोम पर यह आरोप बहुत गंभीर था क्योंकि उनकी छवि एक हिंदुत्व लीडरशिप की थी, क्योंकि उनकी छवि एक कट्टर हिंदूवादी नेता की थी। लेकिन संजीव बालियान की टीम की तरफ से लगाए गए इन आरोपों से संगीत सोम को एक तगड़ा झटका लगा। बाद में वो मामला भी चलता रहा सरधना में। पार्टी आलाकमान ने इन्हें साथ बिठाकर समझौता कराने की भी कोशिश की।
मामला सरधना से पहले लखनऊ पहुंचा, लखनऊ में सुलह की कोशिश हुई, बात नहीं बनी, फिर दिल्ली में सुलह की कोशिश हुई, लेकिन सब बेकार रहा। आग में घी डालना तो आपने सुना ही होगा। अब की बार किसी ने आग में पेट्रोल डाल दिया। अब ये झगड़ा तो चल ही रहा था। सरधना में एक गांव पड़ता है सकौती गांव। सकौती गांव में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण हो रहा था। इस कार्यक्रम के मंच पर संजीव बालियान खड़े थे और उनके साथ थे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल। ये सब लोग मौजूद थे। संजीव बालियान का दर्द वहीं पर छलक गया। वो ये तक नहीं देख पाए कि जिन लोगों के सामने वो कह रहे हैं वो लोग उनकी विरोधी पार्टी के हैं। संजीव बालियान कहने लगे कि राजनीति और सामाजिक जीवन में अपमान सहना पड़ता है, लेकिन वो इसे भूले नहीं है। फिर चेतावनी देने लगे कि वो इस अपमान का बदला सूद और ब्याज समेत वापस लौटाएंगे। उनका इशारा संगीत सोम की तरफ था। उन्होंने समाज के लोगों से कहा कि अगर वो भूल जाएं तो लोग उन्हें याद दिलाएं। जैसे ही बालियान का ये बयान वायरल हुआ, संगीत सोम भी कहां पीछे रहने वाले थे। अगले दिन वो भी पहुंच गए सुबह सुबह सकौती गांव। उन्होंने भी महाराजा सूरजमल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और जाट समाज के लोगों के बीच जाकर बैठ गए। सोम ने फिर जाट समाज के आंसू पोंछने चालू कर दिए। माहौल ऐसा बन गया कि एक नेता गांव से निकलता तो दूसरा पहुंच जाता। अब यह भी समझिए कि महाराजा सूरजमल के नाम पर चूंकि जाटों के वोट को गोलबंद किया जा सकता है, ये अच्छे से संजीव बालियान भी समझते हैं और संगीत सोम भी। और जब इन दोनों की लड़ाई चल रही थी तो बीच में जो वर्तमान समाजवादी पार्टी के सांसद है अतुल प्रधान, वो भी पहुंच गए। उन्होंने भी बाकायदा माल्यार्पण कर दिया। कोई भी पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। आलम यह था कि सकौती गांव में एक नेता का काफिला जाता और दूसरे नेता का काफिला एंटर कर जाता। कभी सरधना इलाके में जाट और ठाकुर वोटों का गठजोड़ बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था, लेकिन इन दोनों नेताओं के अहंकार ने उसे तोड़ कर रख दिया। और नतीजा क्या रहा? 2022 का जो चुनाव हुआ था उसमें एक ऐसी सीट जहां बीजेपी बड़ी स्ट्रांग होल्ड रखती थी, वो सीट हाथ से गवा बैठी। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि संगीत सोम और संजीव बालियान के ऊपर किसका हाथ है। उड़ते उड़ती ये चर्चा होती रहती है कि संगीत सोम को योगी खेमे का माना जाता है और संजीव बालियान अमित शाह खेमे के। हालांकि इसमें भी विरोधाभास दिखता है, क्योंकि पिछले जनवरी के महीने में ही मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का मॉडल देख रहे थे और तब उनके बगल में मेरठ की सरधना सीट के पूर्व बीजेपी विधायक यानी संगीत सोम वो खड़े हुए थे, जबकि राज्य मंत्री और हस्तिनापुर सीट से बीजेपी के विधायक दिनेश खटीक भी वहां उनके पीछे खड़े थे। इसी बीच योगी ने देखा कि मंत्री दिनेश खटीक पीछे खड़े हैं और एक हारा हुआ विधायक यानी संगीत सोम उनके आगे खड़े हैं, फ्रेम में आ रहे हैं। बस इसी बात पर योगी आदित्यनाथ को हल्का गुस्सा आ गया। उन्होंने इशारा करते हुए संगीत सोम को पीछे जाने को कहा और दिनेश खटीक को आगे आने को कह दिया। उसी के बाद से सरधना में यह भी चर्चा बड़ी आम हो गई कि लगता है संगीत सोम की पकड़ अब कमजोर पड़ने लगी है। वैसे संगीत सोम और संजीव बालियान की ताकत का अंदाजा भी आप लगा लीजिए। सरधना सीट पर कुल 42,000 जाट वोटर्स हैं और 65,000 ठाकुर वोटर्स। संगीत सोम ठाकुर वोटर्स पर अपना प्रभाव रखते हैं और जाट वोटर्स पर संजीव बालियान। इस लिहाज से आपको ऐसा लगेगा कि संगीत सोम का प्रभाव ज्यादा दिखेगा, लेकिन है नहीं ऐसा। मुस्लिम, त्यागी और ब्राह्मण वोटर्स मिलकर इस ताकत को ऊपर नीचे करते रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछली बार यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई। 90,000 मुस्लिम वोटर्स हैं सरधना की सीट पर। खैर, आपको क्या लगता है इन दोनों नेताओं के अहंकार की इस लड़ाई से सबसे ज्यादा फायदे में कौन है और सबसे ज्यादा नुकसान में कौन है? हमें जरूर बताइएगा। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहते हैं आपसे, इन दोनों नेताओं में आपको सबसे ईमानदार नेता कौन लगता है? दोनों एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, लेकिन आपको ईमानदार कौन लगता है, ये भी बताइए।